भाई ये जो कुछ एक लोग जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और धर्म को आधार बना के जो है वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कितना सही है एक जर्नलिस्ट के लिए धर्म को आधार बना के जर्नलिज्म करना? देखिए, जर्नलिज्म में धर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी धर्म विशेष के लिए पत्रकारिता करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लिए आप इसके लिए कटाक्ष या आप ये कहिए आप एक साइड ले रहे हैं। राजनीति में भी सरकार उसी की बनती है जो एक तरफा जाती है, दूसरे को विपक्ष में जाना पड़ता है। तो यदि आप पत्रकारिता करते वक्त एक धर्म विशेष को आगे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे धर्म के लिए विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो वो पत्रकारिता नहीं हुई। पत्रकारिता मतलब एक पुल का काम होता है जिसमें एक तरफ से ज्ञान दूसरी तरफ लेके जाना, आदान प्रदान करना होता है। यदि आप सिर्फ आदान करेंगे, उतना ही काम है, खबर को खबर की तरह दिखाओ और बिल्कुल यानी आप यहाँ से वहाँ पहुँचाए और वहाँ से यहाँ पहुँचाए। यदि आप सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे, वहाँ से लेके नहीं आ रहे, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ भी गलत कर रहे हैं और उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं जो आपको पत्रकार मानते हैं। ये जो जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार हैं जो कोई कहता है कश्मीरी पत्रकार, कोई कहता है डोगरा पत्रकार, कोई कहता है हिंदुस्तानी पत्रकार, कोई कहता है भद्रवाही पत्रकार। ये टैग जो अपने साथ लगा दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? यही तो चीज़ है, क्योंकि ये उन्होंने खुद नहीं किया। ये देखिए अरफाज भाई, ये आम जनता का टेस्ट इस तरह से बना और आम लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। तो ये चीज़ें जो है, ये शायद आपके साथ भी एक पर्सनली ये चीज़ हुई होगी। जिस तरह से एक आपकी भी पहले साल पहले एक उलझने रहती थी, लोग सबसे पहले आपका चैनल तलाशते थे कि अरफाज ने क्या बोला, फिर वो दूसरे पत्रकार का चैनल करते थे कि क्या इसने अरफाज के खिलाफ तो नहीं बोला, और लोग आपके पास अप्रोच भी करते होंगे, ये अरफाज भाई आपके लिए तो उस रिपोर्टर ने ऐसे बोला। तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट का पार्ट जो है वो जर्नलिज्म में तलाशते थे, और उसी सेक्टर की वजह से और लोगों ने भी, और रिपोर्टरों ने भी देखा कि यदि अरफाज आगे बढ़ रहा है और वो रिपोर्टर आगे बढ़ रहा है तो शायद ये एक इजी वे है जिससे हम पॉपुलर हो सकते हैं, जिससे लोग हमें भी तला सकते हैं। उसके बाद भद्रवाही रिपोर्टर भी आया, बाकी रिपोर्टर्स भी आए, बाकी नाम भी आते गए, और ये प्रचलन जो है वो वहीं से शुरू हुआ। लेकिन इसके पीछे जितने आरोपी वो लोग हैं जो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दायित्व आम जनता का भी बनता है जो इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो वही कंटेंट ज़्यादा बनेगा। यदि कि कुछ लोग सिर्फ फोकस्ड रहते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर या किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी एक चीज़ को लेकर, देखिए कहीं ना कहीं एक सोच ये भी लेके चल रही है कि सरकार का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ हमारे पत्रकार भी रुख कर जाते हैं। लेकिन ये भी देखिए कि सरकार को समय रहते, जब सरकार को चुनाव का समय आना होता है तो फिर से वो धर्मनिरपेक्ष और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, वो किसी धर्म की साइड नहीं जाती। तो ये समय फिर पत्रकारिता में भी आएगा, एक समय तब वो भी आएगा जब आपको भी ये लगेगा कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है तो हमें भी अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के कीजिए, जर्नलिस्ट ऐसा ना हो कि एक कदम बढ़ाकर दो कदम पीछे चलना पड़े, उस तरह से चले जिससे आपको गर्व हो कि आप पूरे समाज के ठेकेदार हैं, आप पूरे समाज के जर्नलिस्ट हैं, तभी आप गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। और मैं अपने 20 साल के पत्रकारिता में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी सेक्टर को एक सिंगल फोकस देखा हो, या मैंने किसी एक चीज़ को देखकर मैंने जर्नलिज्म की हो दूसरी की तरफ मैंने ना देखा हो। मुझे जितना हिंदू, जितना मुस्लिम, जितना सिख, जितना हमारे बाकी हिंदू भाई प्यार करेंगे, उतना पूरा सेक्टर जो है वो समान प्यार देता है, और मैंने समान प्यार लाया। और मेरे लिए अपनी जो स्वेच्छा से जो जिम्मेदारी है वो पूरे सेक्टर के लिए, मुझे कोई भी अप्रोच कर सकता है किसी तरह की खबरों, मैं उनके लिए हमेशा से तत्पर रहूँगा। चलें, शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार जी। आज बात करेंगे हम इनका जो ज़िंदगी का सफ़र है जर्नलिज़्म में, और किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या कुछ चेंजेस जो है इन्होंने अब आज तक में देखे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनका मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें काफ़ी सारी बातें जो इनके द्वारा कही गई थी, मैं काफ़ी भावुक भी हुआ था उस इंटरव्यू को देख के। आज मेरा भी काफ़ी दिनों से मन कर रहा था मैं इनके साथ बातचीत करूँ। अमित भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज। और पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो काफ़ी उसमें अपने इमोशंस जो है वो मैंने साझा किए थे, और आज आपके साथ बातचीत हो रही थी और आपने बोला कि एक बातचीत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जो भविष्य के अपने अपने पास के जो 20 से 25 साल आप बिता चुके हैं, मुझे करीब पत्रकारिता में 18 से 19 साल हो चुके हैं, और उस एक्सपीरियंस को यदि कोई जानना चाहता है तो आपके लिए सच में गर्व की बात फील होती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, उससे बाकी लोग भी जो है वो सीखना चाहते हैं। अरफाज, मेरे जो 18 से 19 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें शायद कुछ अभी जो
कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो शायद मेरे से काम सीखकर जो है वो अपना जो सफ़र है जर्नलिज़्म का शुरू उन्होंने किया था। और जहाँ तक मैं अरफाज़ की बात आपको बोलूँ, अरफाज़ जहाँ तक मुझे याद है जब इसने जर्नलिज़्म का अपना टेन्योर शुरू किया था, मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में पहली बार मिले थे, है ना। और तब मैंने एक उत्सुकता सी जो है वो मैंने अरफाज़ के भीतर देखी थी। और अरफाज़ जब जर्नलिज़्म में आना चाहता था तो ये मेरे पास शुरुआत में आया था और आके इसने मुझे बोला था कि मैं जर्नलिज़्म में कुछ करना चाहता हूँ। मुझे शुरुआत में ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि इसके अंदर उतनी आग है कि ये जर्नलिज़्म में अपने फ्यूचर जो है वो जर्नलिज़्म में देखता है, लेकिन शुरुआत मैंने करवाई इसको। और करते करते आज मुझे इस बात पर भी गर्व है कि आज यदि अरफाज़ को जम्मू कश्मीर के लोग इतना प्यार देते हैं, इतना आभार देते हैं, तो उसके पीछे अगर एक या दो क्षण मेरा भी उसमें शामिल हो तो उसमें मेरे लिए सच में गर्व की बात है। और अरफाज़ जैसे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट और हैं जिन्हें मैंने सिखाकर जो है वो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में योगदान दिया है। और ये योगदान मैं इसीलिए दे पाया क्योंकि मैं भी एक अचानक से, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग के बाद मेरा कोई इस तरह का रास्ता था नहीं कि मैं जर्नलिज़्म में आऊँ, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अचानक से एक्सीडेंटली मैं जर्नलिज़्म में आया। और जर्नलिज़्म में आने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस पैशन से, और मेरे अंदर का जो पैशन बाहर निकला, जिस तरह से आपका पैशन अचानक से बाहर निकला, वो सिलसिलेवार से जब होता गया तो 16 साल मैंने अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य जो है वो JK चैनल को दिए। और JK चैनल ने मेरा पूरा जीवन जो है वो उसे एक आकार दिया। और उस आकार के बाद मैं जर्नलिज़्म में इतना ज़्यादा निपुण हो गया कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक बार फिर से पढ़ाई की जर्नलिज़्म की, और जर्नलिज़्म में मैंने मास कॉम की डिग्री की। और डिग्री करने के बाद अब मैं अपना चैनल जो है वो भी चला रहा हूँ। और मेरे साथ एक मेरे परम मित्र हैं अमित कपूर जी, उनका चैनल है जम्मू नाउ। उस जम्मू नाउ को भी मैं ही देख रेख कर रहा हूँ बतौर CEO। और गर्व होता है कि अब पहले शुरुआत एक एम्प्लॉय के तौर पर हुई थी, लेकिन आज एज ए बतौर एंटरप्रेन्योर मैं इस वेंचर को चला रहा हूं। और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में, जिस तरह से मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा, कि अब वो दौर नहीं रहा जो पहले दौर हुआ करता था। एक समय था जब मीडिया को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया जाता था। हमारी युवा पीढ़ी आती थी, जर्नलिज्म में जाती थी और ये कहती थी कि हम इसमें अच्छे पद पर पहुंचेंगे। लेकिन अब 4G आने के बाद, 5G आने के बाद और सोशल मीडिया आने के बाद उसकी परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। अब जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, लेकिन उसे प्राइमरी सोर्स बिल्कुल बिना सोच के ना चलिए। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर आप कुछ और सब्जेक्ट जो है, कोई और सेक्टर जो उन्हें ले सकते हैं। या यदि आपको जर्नलिज्म में ही रहना है तो सोशल मीडिया इतना वास्ट और इतना फास्ट हो चुका है कि आपको एज ए बतौर एंटरप्रेन्योर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने अपनी एग्जांपल दी, बतौर अरफाज आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो। अरफाज ने जब शुरुआत अपना किया, इसने अलग अलग चैनलों से काम किया, लेकिन उसके बाद इसने अपना NSI जो है वो स्टार्ट किया। और आज की तारीख में ये अच्छा करे बुरा करे, लेकिन इसको पता है कि इसे अपना वेंचर किस तरह से लेके जाना। और ना केवल अपना वेंचर, अरफाज ने अपने साथ 4 से 5 युवा पत्रकार ऐसे रखे होते हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाकर उनकी ज़िंदगी भी सुधारने की कोशिश करता है। तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें बंदा अपना रोज़गार भी बना पाए और अपने अलावा 4 लोगों को और रोज़गार के साधन मुहैया करवाए। तो आने वाला समय जो है वो एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म का है। और मैं बार बार अपने युवा पीढ़ी के जर्नलिस्ट को बोल रहा हूँ कि आप बतौर एम्प्लॉय तब तक काम करिए जब तक कि आपको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म के तहत खुद सीखने के बाद अपने आप को स्टैंड करें। चाहे वो प्राइमरी सोर्स, आप सोर्स ऑफ इनकम जो किसी और क्राइटेरिया को बनाएं, किसी और सेक्टर को बनाएं, लेकिन मीडिया को साथ रखते हुए कोशिश करें कि अपने बाद आप नई युवा पीढ़ी का भार जो है वो संभाल पाए। और इसमें हमारी सरकार से भी अपील रहती है कि आप विभिन्न सेक्टर्स को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वरोजगार के अवसर पैदा कीजिए और उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय कई ऐसी सब्सिडी की योजनाएं आ रही हैं। यदि जर्नलिज्म को लेकर भी कोई इस तरह की सब्सिडी प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें यदि ये एक सेक्टर ये स्टार्ट करना है, उसमें जो भी पोटेंशियल लगता है उसमें सरकार अपना योगदान दे, तो शायद मेरे और आपके जैसे जो जर्नलिस्ट और भी जिनके भीतर ये आग चल रही है कि मुझे जर्नलिज्म में ही रहना है, लेकिन मुझे अपने पाँव पर खड़ा होने के साथ साथ अपने यंग जनरेशन जो जर्नलिज्म में आना चाहती है उन्हें भी कुछ सिखाना है, तो उसके लिए सरकार यदि अपना एक हाथ बढ़ाए तो शायद जर्नलिस्ट भी जो है वो आने वाले समय में इस सेक्टर को, समाज को और सुधार करने में अपनी भूमिका भी अपना पाएंगे। अमित भाई, ये जो 18-19 साल का जो आपका ये समय रहा और लगभग 15-16 साल आपने JK चैनल को दिए, क्या कुछ बदलाव, उतार चढ़ाव इसमें आपने देखे? यारी दोस्ती, लिंक्स जो कहा जाता है मीडिया में आने के बाद, क्या कुछ देखा आपने? जी देखिए अरफाज, 15 से 16 साल मैंने JK चैनल में शुरुआत में जब किए, उस समय आपका मीडिया का मतलब ये होता था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद अप्रोच करती थी, क्योंकि उस समय मीडिया के रिसोर्सेज बड़े कम हुआ करते थे। अगर मैं टिप्स पर गिनाऊँ तो JK, टेक वन और इसके अलावा हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसके कुछ नाम जो है वो बहुचर्चित नाम हुआ करते थे। उसके अलावा मीडिया के नाम से लोग इतने उतारू होते थे कि
यदि कोई मीडिया पर्सन कहीं जाता था तो वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ, शायद आप पॉलिटिशियन को इतनी ओहदा ना दे, रिस्पेक्ट ना दे जितना आप उस जर्नलिस्ट को देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो टीवी का अंतराल निकला, उसके बाद सोशल मीडिया ने अपना प्रवेश किया, तो एक धीरू भाई अंबानी की जो 4G जो पैक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसने हर एक व्यक्ति को इजाज़त दे दी कि आप लाइव आ सकते हैं, और लाइव आने के बाद अपना एक फेसबुक चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो चैनल पहले इख्तियार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दिया करती थी और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे और उसके लिए कई परमिशन NOC होती थी, वो धीरू भाई अंबानी ने लगभग हर व्यक्ति को दे दी कि अब विदाउट NOC सिर्फ एक पेज बनाकर जो है वो आप इसको रिले कर सकते हैं। आप उससे सोशल मीडिया जर्नलिज्म बोल सकते हैं, आप उसे व्लॉगिंग बोल सकते हैं, या फिर आप उससे एक न्यूज़ चैनल बोल सकते हैं। उस इख्तियारी से, उस परमिशन से शायद बच्चा जो है वो जर्नलिज्म में आ गया। लेकिन फ़र्क जो है वो मुझे इन दिनों में सिर्फ यही दिखा, उन 15 सालों में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एक अहम भूमिका हुआ करती थी, जो कि 15 साल के बाद जब ये फेरबदल हुआ, जब सोशल मीडिया आया, तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लूप होल जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम ही सीधा तौर से मीडिया के साथ रिलेट था। उस समय एक अहम भूमिका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बनती थी कि उस समय जब मशरूम ग्रोथ हो रही थी तो आप अपना चेक एंड कंट्रोल रखते, आप ये देख रेख रखते कि कहीं बकरियों के झुंड में यदि कोई भेड़ आ गई है तो उस भेड़ को साइड पे कैसे करना है। क्योंकि जैसे ही ये 4G 5G आया, जो जर्नलिज्म में पैशन रखते थे, आग रखते थे, वो अपना रास्ता बिल्कुल चलते रहे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी ब्लैक शिप्स आ गई जिनका मकसद ये था कि 150-200 रुपये का माइक बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों से या तो ब्लैकमेल किया जाए या उनके थ्रू कोई काम निकलवाने के लिए बस उनको कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, किसी पॉलिटिशियन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो इतने में ही खुश हो जाते थे और वो अपना मफाद जो है वहाँ से निकाल लिया करते थे। तो उन ब्लैक शिप से यदि हटाना चाहिए था तो जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का वो एक अहम रोल, एक अहम भूमिका थी, जो मैं समझता हूँ पिछले 5 से 6 साल में वो अदायगी नहीं हो पाई, जिस वजह से आज की तारीख में भी एक लेमैन और एक जर्नलिस्ट के बीच में यदि अंतर निकालना हो तो शायद बहुत थिन लाइन डिफरेंस है और बहुत मुश्किल होगा ये आम जनता के लिए तलाशना कि ये जर्नलिस्ट है या ये व्लॉगर है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर ये आम नागरिक है। ये अंतर जो है ये मैंने पिछले 18 से 19 साल में अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो अमित भाई, जिस तरह से आपने कहा कि आपके हाथों से जो है काफ़ी सारे लोग निकले हैं, मैं खुद आपके पास काम करके आया हूँ, और जिस तरह से आप देखते हैं कि 2-4 दिन में या 6 महीने में जो है लोग नाम कमा जाते हैं, तो क्या बदलाव आपको दिखता है ऐसे लोगों में जो इस तरह के लोग अचानक से नाम कमा जाते हैं? मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि आप जब भी किसी मोहल्ले में या कहीं पे जाते थे, आपको मतलब लोग काफ़ी खुशी से क्रेज़ होता था कि यार कोई अमित आ गया, फ्रेंच कट। जी, और मेरा नाम जो है वो फ्रेंच कट और लंबे बालों वाला रिपोर्टर के नाम से मुझे जाना जाता था। लेकिन मैंने जो अरफाज भाई, मैंने जो अपना ज़िंदगी के अंतराल में जो मैंने डिफरेंस देखा, हमने जो 16 से 17 साल, क्या बदलाव आया? लोगों की बात ही मैं कर रहा हूँ कि एक लोगों का जो बदलाव है वो जर्नलिज्म में बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। जो मैं 15 साल में जर्नलिज्म में रहा, उस 15 सालों में लोग अवेयरनेस और जागरूकता को जर्नलिज्म मानते थे और हमारी कोशिश होती थी जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता के बीच में जो गैप है उस गैप को फिल किया जाए। लेकिन जब 15 साल के बाद सोशल मीडिया आया, उसके बीच में जर्नलिज्म की परिभाषा बदल दी गई। आज की तारीख में परिभाषा वो है, यदि कोई अपने धर्म को प्रमोट कर आगे लेके जाता है या किसी धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी करता है या कोई कटाक्ष करता है, शायद लोगों की रुचि उसमें ज़्यादा हो जाती है और उसी रुचि के तहत लोग जो है वो ज़्यादा देखना पसंद करना, व्यंग करना, कटाक्ष करना, पिंग करना वो ज़्यादा कर देते हैं, जिस वजह से वो व्यूअरशिप का गेम जो है वो सारा उलझ कर जर्नलिज्म में साथ इस तरह से घुल मिल गया है कि आज की तारीख में यदि आप किसी धर्म को लेकर कटाक्ष या फेवर करेंगे तो शायद आप बिल्कुल टॉप पे रहेंगे। लेकिन यदि आप अवेयरनेस की बात करेंगे तो अवेयरनेस वाले चैनल्स बहुत ही कम होंगे जो अपनी लोगों के साथ अपना एक जो कांटेक्ट है वो बना पाए होंगे। ये लोगों ने ही किया है कि लोगों ने पहले जो 15 साल की जर्नलिज्म का जो एक ओरा होता था, जो उनका टेस्ट होता था, वो टेस्ट उन्होंने 4G 5G के साथ अपना चेंज किया, जिस वजह से पूरा बदलाव जो है वो जर्नलिज्म में आ गया। आज की तारीख में यदि आपको हाइप क्रिएट करनी है, आपको जर्नलिज्म में आगे करना है, आपको व्लॉगिंग में आगे करना है, तो आपको उन पॉइंट्स को उठाना पड़ेगा जिन पॉइंट्स से लोगों को मज़ा आए, लोग ये देखें कि वो उसके साथ लड़ रहा है तो इन दोनों की लड़ाई देखनी है तो पहले उसका देखें फिर उसका देखें। और यदि उसमें, हालांकि लोगों को इसमें से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उनको ये मज़े आते हैं कि एक की लड़ाई दूसरे के साथ देख रहे हैं, लेकिन खुद
उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा उन्हें तब होगा जब हम गवर्नमेंट की इंफॉर्मेटिव या अवेयरनेस का चीज़ हम वो बताएंगे, वो लोग देखना नहीं चाहते। तो ये जो मैंने दौर है, ये मैंने ज़रूर बदला हुआ देखा है। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जर्नलिज़्म का इसमें पतन हुआ है, इसमें जर्नलिज़्म जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है। जिस स्तर है वो स्तर घट रहा है, पतन हो रहा है। और यही वजह है कि जो जर्नलिज्म में टॉप क्लास में अपने नाम जो रखा करते थे, वो आज की डेट में बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं। आज की डेट में जर्नलिज्म में भी वही नाम दिखेंगे जो व्लॉगिंग या फिर जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते होंगे, उसे जर्नलिज्म के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जर्नलिज्म और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में एक थिन लाइन डिफरेंस है, शायद वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अमित भाई, ये जो जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार हैं, जो कोई कहता है कश्मीरी पत्रकार, कोई कहता है डोगरा पत्रकार, कोई कहता है हिंदुस्तानी पत्रकार, कोई कहता है भद्रवाही पत्रकार। ये टैग जो अपने साथ लगा दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? यही तो चीज़ है, क्योंकि ये उन्होंने खुद नहीं किया। ये देखिए अरफाज भाई, ये आम जनता का टेस्ट इस तरह से बना और आम लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। तो ये चीज़ें जो है, ये शायद आपके साथ भी एक पर्सनली ये चीज़ हुई होगी। जिस तरह से एक आपकी भी पहले साल पहले एक उलझने रहती थी। लोग सबसे पहले आपका चैनल तलाशते थे कि अरफाज ने क्या बोला, फिर वो दूसरे पत्रकार का चैनल करते थे कि क्या इसने अरफाज के खिलाफ तो नहीं बोला। और लोग आपके पास अप्रोच भी करते होंगे, ये अरफाज भाई आपके लिए तो उस रिपोर्टर ने ऐसा बोला। तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट का पार्ट जो है वो जर्नलिज्म में तलाशते थे। और उसी सेक्टर की वजह से और लोगों ने भी, और रिपोर्टरों ने भी देखा कि यदि अरफाज आगे बढ़ रहा है और वो रिपोर्टर आगे बढ़ रहा है, तो शायद ये एक इजी वे है जिससे हम पॉपुलर हो सकते हैं, जिससे लोग हमें भी तला सकते हैं। उसके बाद भद्रवाह रिपोर्टर भी आया, बाकी रिपोर्टर्स भी आए, बाकी नाम भी आते गए, और ये प्रचलन जो है वो वहीं से शुरू हुआ। लेकिन इसके पीछे जितने आरोपी वो लोग हैं जो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दायित्व आम जनता का भी बनता है, जो इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो वही कंटेंट ज़्यादा बनेगा। यदि जिस कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लोगों की कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स नहीं आएंगे, तो कोई जो कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट नहीं बनाएगा। तो जनता का अपना दायित्व बनता है कि यदि आप उस कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं जिस कंटेंट में आपको अपना दिल मज़ा आ रहा है, तो उस कंटेंट को भी प्रमोट कीजिए जिससे अवेयरनेस हो रही है, जिससे आम जनता का फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता और एक कंटेंट क्रिएटर का जो रिश्ता है वो अहम है। पहले लोगों का टेस्ट कुछ और था, उस वजह से जर्नलिज्म जो है वो जिंदा थी। आज की डेट में जर्नलिज्म कम, और जर्नलिज्म में सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पार्ट जो है वो मिक्स होता जा रहा है, जिससे जर्नलिज्म का पतन होता ज़रूर दिख रहा है। और यही वजह है कि आज की तारीख में भी सोशल मीडिया ने लगभग प्रिंट मीडिया को पूरी तरह से वैनिश कर दिया है। और आज भी हमारे जितने थिंक टैंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि टीवी देखने से बेहतर किताबें पढ़ी हुई आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। उसी वजह से प्रिंट मीडिया का वैल्यू ज़्यादा होते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया को आज इसीलिए कोई औचित्य नहीं देता। आज की डेट में बड़े बड़े अखबार, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, डेली एक्सेलसियर हो, जितने जम्मू कश्मीर के लोकल जितने बड़े पेपर हैं, वो उन सबको मजबूरन ई पेपर पर आना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है। जो रिपोर्टर अंदर बैठ के टाइप करके वो खबरें लिखते थे, वो माइक पकड़कर अपने मोबाइल के साथ फिर बाहर सड़कों पर खबरें करते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है, और जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट, ये जो बदलाव आ रहा है, क्या वो सही है, इस पर सोचना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है, आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही है, एआई के थ्रू ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। और जो लोगों ने अपने हाथों से ये चीज़ें क्रिएट की है, ये एंटरटेनमेंट जो है वो एआई करेगा, और ये लोग अपने हाथों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। और क्योंकि पहले जो एक कंटेंट क्रिएट किया जाता था वो मैन्युअली खुद किया जाता था, वो शायद करना एआई के लिए मुश्किल होता। लेकिन अब आने वाला समय क्या होगा, वो जर्नलिज्म में और 5 साल इससे भी ज़्यादा हटकर होंगे, वो क्या होंगे वो सोचना भी शायद मुश्किल होगा। तो अमित भाई, ये जो कुछ एक लोग जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और धर्म को आधार बना के जो हैं वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कितना सही है एक जर्नलिस्ट के लिए धर्म को आधार बना के जर्नलिज्म करना? देखिए, जर्नलिज्म में धर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी धर्म विशेष के लिए पत्रकारिता करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लिए आप इसके लिए कटाक्ष, या आप ये कहिए आप एक साइड ले रहे हैं। राजनीति में भी सरकार उसी की बनती है जो एक तरफा जाती है, दूसरे को विपक्ष में जाना पड़ता है। तो यदि आप पत्रकारिता करते वक्त एक धर्म विशेष को आगे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे धर्म के लिए विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो वो पत्रकारिता नहीं हुई। पत्रकारिता मतलब एक पुल का काम होता है, जिसमें
एक तरफ से ज्ञान दूसरी तरफ लेके जाना, आदान प्रदान करना होता है। यदि आप सिर्फ आदान करेंगे, का उतना ही काम है, खबर को खबर की तरह दिखाओ और बिल्कुल यानी आप यहाँ से वहाँ पहुँचाए और वहाँ से यहाँ पहुँचाए। यदि आप सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे, वहाँ से लेके नहीं आ रहे, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ भी गलत कर रहे हैं और उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं जो आपको पत्रकार मानते हैं। ये किसी एक पत्रकार के लिए नहीं है, ये हर उस पत्रकार के लिए है जो किसी एक सेक्टर को, यदि कोई सिर्फ पैसे के लालच में कर रहा है वो भी गलत है, जो किसी धर्म विशेष के लिए कर रहा है वो भी गलत है, और यदि वो सिर्फ कोई एक सेक्टर के लिए कर रहा है वो भी गलत है। पत्रकारिता का मतलब ये है कि आपको समाज ने अपनी जगह जो वो नहीं पहुंच सकते, उन्होंने अपनी जगह आपको पोर्ट्रे किया है और आपका फ़र्ज़ बनता है समाज के हर सेक्शन का, वो चाहे हिंदू हो, धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, उन सब की बात को लेकर आपको जो सच्चाई है वो सामने लाना है, उससे आपको डरना नहीं है। फिर उसके बाद जो भी होता है उसके लिए आपकी जर्नलिज्म जो है वो काम आएगी। अमित भाई, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जो युवक युवतियाँ इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं, अपना नाम जो है वो कमाना चाहते हैं बच्चे? देखिए अरफाज, इस समय जो मेरा अपना मानना है कि जो जर्नलिज्म में बच्चियाँ आना चाहती हैं या बच्चे आना चाहते हैं, देखिए जर्नलिज्म और सोशल मीडिया, मैंने बोला बहुत ही आपस में नज़दीकिया उनका वो है, तो अब है ना? डिजिटल ही चलने वाला है। डिजिटल ही चलने वाला है। तो ऐसे में यदि आप ये सोचें कि आपको पत्रकार बन के ही एक्सेल करना है, तो वो शायद आपका गलत फोबिया होगा। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर, अपना फेसबुक चैनल बनाकर या व्लॉगिंग के ज़रिए आपके अंदर जो निश है उस निश को पकड़ें। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप खबरें अच्छी बोल सकते हैं, आप किसी को डिक्टेट अच्छा कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा अच्छा सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में यदि कोई कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन चला रहा है, यदि उसकी फॉलोअरशिप ज़्यादा है, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो वो एक पत्रकार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सब्जेक्ट वही चूज़ कीजिए जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने 5 या 6 साल जर्नलिज्म में देते हैं, तो 5-6 साल के बाद आपको ये भी देखना है कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब बीवी बच्चे पालने हैं, तो उसके लिए मेरे जेब में पैसा कितना है। सिर्फ खबरें चला के आपका घर नहीं चलेगा, या फिर आप ये सोचेंगे कि किसी के पास नौकरी कर कर सिर्फ मैं जर्नलिज्म का सिर्फ 4 लोग मुझे पहचान जाएंगे, तो वो पहचान आज की डेट में सोशल मीडिया ने लगभग हर किसी व्यक्ति को दे दी है। तो वो बेहद ज़रूरी है कि नए जो युवा पीढ़ी है वो अपनी निश को पहचाने और निश के अकॉर्डिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल को स्ट्रॉन्ग करें। यदि आपका सोशल मीडिया हैंडल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो शायद वो उस न्यूज़ चैनल से बेहतर आपको ज़्यादा वो ख्याति और वो रेवेन्यू दे सकता है जो कि आप किसी दूसरे के लिए काम करना चाहते हो। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कुछ लोग सिर्फ फोकस्ड रहते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर या किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी एक चीज़ को लेकर। देखिए कहीं ना कहीं एक सोच ये भी लेके चल रही है कि सरकार का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ हमारे पत्रकार भी रुख कर जाते हैं। लेकिन ये भी देखिए कि सरकार को समय रहते, जब सरकार को चुनाव का समय आना होता है, तो फिर से वो धर्मनिरपेक्ष और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, वो किसी धर्म की साइड नहीं जाती। तो ये समय फिर पत्रकारिता में भी आएगा, एक समय तब वो भी आएगा जब आपको भी ये लगेगा कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो हमें भी अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के कीजिए। जर्नलिस्ट ऐसा ना हो कि एक कदम बढ़ाकर 2 कदम पीछे चलना पड़े, उस तरह से चले जिससे आपको गर्व हो कि आप पूरे समाज के ठेकेदार हैं, आप पूरे समाज के जर्नलिस्ट हैं, तभी आप गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। और मैं अपने 20 साल के पत्रकारिता में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी सेक्टर को एक सिंगल फोकस देखा हो, या मैंने किसी एक चीज़ को देखकर मैंने जर्नलिज्म की हो और दूसरी की तरफ मैंने ना देखा हो। मुझे जितना हिंदू, जितना मुस्लिम, जितना सिख, जितना हमारे बाकी हिंदू भाई प्यार करेंगे, उतना पूरा सेक्टर जो है वो समान प्यार देता है, और मैंने समान प्यार लाया। और मेरे लिए अपनी जो स्वेच्छा से जो जिम्मेदारी है, वो पूरे सेक्टर के लिए मुझे कोई भी अप्रोच कर सकता है किसी तरह की खबरों, मैं उनके लिए हमेशा से तत्पर रहूँगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफात, और उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर जो मैंने आग देखी है वो आग इसी तरह से दहकती रहे, क्योंकि परेशानियां शायद आपने भी देखी होंगी। लेकिन परेशानियां को दूसरा नाम जर्नलिस्ट है। जो जिस जर्नलिस्ट को परेशानी ना है वो जर्नलिस्ट नहीं होता। लेकिन अपने अंदर वो जज्बा जगा के रखना है कि हमें पूरे समाज के लिए काम करना है, और उम्मीद करूँगा कि आप इन फंडामेंटल्स पर जो है वो खरा उतरेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।